हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। एक बार बता देंगे सभी लोग कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं कि नहीं हैं? हाँ जी। चलो, अपॉलॉजीज फॉर कमिंग लेट। हमारा जो कैमरा है बार बार ना ब्लैकआउट हो रहा था कैमरा में। पहले तो चल ही नहीं रहा था, फिर चल रहा था तो 2 सेकंड बाद ही ब्लैक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको पहले ठीक कर लिया जाए, है ना, नहीं तो फिर क्लास में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। बट ज्यादा डिले नहीं करेंगे अब क्लास को स्टार्ट करने में। आज जैसे आप टॉपिक देख सकते हो, यानी कि आप क्लास देख सकते हो, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज का आज पहला जो है सेशन आपका होने वाला है। यानी कि बिल्कुल बेसिक में सिखाऊंगी इसके अंदर आपको कि बेसिक से आपको इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि इनइक्वालिटीज का सब कुछ रटवा दूंगी, नहीं जी, रटवाने का मेरा मकसद नहीं है। इनइक्वालिटीज से मेरा मकसद है कि आप समझे प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है और ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है। चलो, ऑल गुड। और जो सिलॉजिज्म के डाउट आपके बचे हैं वो मैं क्लास के लास्ट में ले लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 15 मिनट जा चुके हैं। तो वो मैं थोड़ा सा मुस्कान आयल से कि आप सेम पीडीएफ्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हो। जो मैं होमवर्क देती हूँ उनको सॉल्व कर लिया करो। अगर कहीं से आपको सेक्शनल क्विजेज मिल रही, आई मीन टॉपिक वाइज क्विजेज मिल रही है, तो आप वो चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेंस का तो मैं बोलूंगी, मेंस के लिए हमेशा मॉक टेस्ट ही एक जरिया होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। बट प्रीलिम्स के जो होते हैं ना, वो आप अलग अलग वेबसाइट से क्विजेज एंड ऑल देके कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज, ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? या मैं बोलूं इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज से आपको क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिस्कस करते करते करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटीज? हाँ जी, डिफरेंस, नॉट इक्वल, द थिंग विच इज नॉट इक्वल, ओके। और वुमेन एम्पावरमेंट, रीजनिंग में वुमेन एम्पावरमेंट काम आएगी क्या? जो इक्वल नहीं है, ठीक है। इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ तो भाई सही से नहीं हो रहा, वी आर ट्रीटेड इन इक्वली, या फिर वी आर ट्रीटेड नॉट इक्वल। इन इक्वालिटी का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें बराबर नहीं है। हाँ, इन इक्वालिटी में एलिमेंट होता है नॉट इक्वल का, है ना। इन इक्वालिटी में एलिमेंट होता है नॉट इक्वल का, यानी कि जो चीज बराबर नहीं है। बट अगर मैं पूरे एज अ होल इन इक्वालिटी की बात करूं, तो इन इक्वालिटीज में आपके पास इक्वल्स भी आता है, ग्रेटर देन भी आता है, लेस देन भी आता है, यानी कि जो बड़ा है, जो छोटा है, जो बराबर नहीं है। आप लोगों ने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा, हमें पुट साइन करवाते थे कि 10 इज ग्रेटर देन 8, 7 इज लेस देन 9। वहां पे हम लोग क्या करते होते थे? ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करते थे, जहां तक आपको बात याद आ रही होगी, है ना। ऐसे ही करते थे। अब वो हमें सिखाया गया, वो आज यहाँ पे काम आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इन इक्वालिटीज में, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक 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 कितने साइंस होते हैं हमारे पास? बेसिक साइंस कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, और एक होता है इक्वल टू। ये बेसिक बेसिक 3 साइन होते हैं जो हमें एलिमेंट्री क्लासेस में सिखाए गए और आज यही काम आएंगे। अच्छा, अब इनका ना कुछ कुछ मिश्रण भी हो जाता है, यानी कि इन साइंस का हम लोग मिश्रण भी कर सकते हैं, इनको मिक्स भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं थोड़े से एडवांस्ड साइंस कौन से होते हैं, है ना। अगर मैं एडवांस्ड साइंस की बात करूं, तो होता है ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू मिला दो, लेस देन के साथ इक्वल टू मिला दो। ये दोनों तो आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। ग्रेटर देन और लेस देन के आपस में मिल पाएंगे क्या? एक टाइम पे नहीं मिल सकते। तो एडवांस्ड साइन जो हमारे पास होते हैं वो दो होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे मैम एक साइन ये भी होता है, नॉट इक्वल टू।
आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी ये बात कि मैम एक साइन और होता है नॉट इक्वल टू। आई वुड लाइक टू से इन बातों को, अगर ऐसी कोई बातें आप सुन रहे हो तो उसको आप प्लीज इग्नोर कर देंगे। नॉट इक्वल टू जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। नॉट इक्वल टू को ऑब्वियस सा मतलब है जो बराबर नहीं है, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है। नॉट इक्वल टू अपने आप में कोई साइन नहीं है। नॉट इक्वल टू अपने आप में कोई साइन नहीं है, वो आपको जताना क्या चाह रहा है कि जो चीज बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, दो ही मतलब निकलते हैं। इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन हम लोग नहीं यूज करेंगे, बट हाँ हमें उसका मतलब समझ में आ गया है, ठीक है जी। ओके, अच्छा अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि यहां पे इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम 9 बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 8। अगर मैं बोलूं कि मैम इन दोनों में से कौन सा बड़ा, तो आप बोलोगे मैम 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ पे 2 और 3 है, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या आप रिलेशन निकाल पाओगे? या फिर 2 और 3 भी नहीं बोलूंगी, मैं 2 ही बोलूंगी। यहाँ पे इधर हमारे पास 1 और 2, 2 नंबर्स हैं और इधर हमारे पास 2 है, तो क्या आप रिलेशन निकाल सकते हो? देख के क्या समझ में आ रहा है कि मैम 1 तो 2 से छोटा है और 2 2 के बराबर है, ये वाला एलिमेंट लेस देन है और ये वाला एलिमेंट बराबर है। यही समझ में आ रहा है? क्या यही आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई केस आता है जहां पे आपको एक नंबर यानी कि एक एलिमेंट की दो वैल्यूज मिलती हैं, आप काफी बार क्वांट में सॉल्व करते होंगे, एक्स की कई बार दो वैल्यूज भी आ जाती हैं, वाई की कई बार दो वैल्यूज भी आ जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई केस बन रहा है जिसमें दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, तो रिलेशन आपके पास लेस देन इक्वल टू का बन रहा है, आप लोगों ने मुझे बताया। अगर मैं बोलूं यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 और 3 लिखा है, तो आप बोलोगे मैम ये एलिमेंट तो बराबर है और ये एलिमेंट 3 जो है वो बड़ा है, तो मैं लगा दूंगी लेस देन इक्वल टू का साइन। और अगर दोनों ही 2 2 हैं तो आप बोल देंगे मैम ये तो बराबर ही है। ऐसा ही होता है। बेसिक सी इनइक्वालिटी अगर किसी को समझनी है तो यस मैम ये चीजें ऐसी ही होती हैं, है ना। लॉजिक समझ में आने चाहिए और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो लॉजिक समझने हैं, हमें रटनी नहीं है चीजें, ठीक है जी। चलो साइंस आप सबको समझ में आ गए, कब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, कब लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, कब इक्वल टू का साइन लगेगा, ऐसी है ना। ये जो नॉट इक्वल टू वाले आते हैं ना, आपके लिए तो बेटा ये भी नॉट इक्वल है, लेकिन क्या ये नॉट इक्वल चलेगा क्या एग्जाम में? नहीं मैम, यहाँ पे लेस देन का साइन ही चलेगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि नॉट इक्वल जैसा कोई साइन नहीं होता है, बनाया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है जी। आई होप आपको इनइक्वालिटी का बेसिक बेसिक समझ में आ गया है। अब मैं बात करती हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है। जो आपके एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटी आती है वो आपको कैसे करनी होती है, क्योंकि बेस आपको समझ में आ गया है। अच्छा अगर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी इस टॉपिक में कुछ भी डाउट नहीं चल रहा, और कितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मैम ने बेसिक तो बता दिया लेकिन कुछ एक ऐसी चीज है छूट गई, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि मैम ये वाली चीज छूट गई या ये बता दो। आई सी की मैं उसको बता रही हूँ या फिर यहाँ पे क्लियर कर सकती हूँ। कुछ भी डाउट है तो यही पूछो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपने अपने एग्जामिनेशंस में क्या चीज कैसे करनी है, ठीक है। ऑल गुड, ठीक है। चलो अब आते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में इनइक्वालिटी आती है। आपका जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर इनइक्वालिटी दोनों फेजेस में आती है, प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। बेटा आज मेंस का सेशन नहीं है, आज मेंस का सेशन नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। प्रीलिम्स में मैम कैसी आती है, विदाउट कॉमर्स वाली भी आ सकती है, विदाउट कॉमर्स वाली भी आ सकती है, नॉर्मल एक लाइन दी होती है उसके नीचे कंक्लूजन्स होते हैं, विद कॉमर्स वाली भी आ सकती है, ठीक है। फिलअप टाइप भी आ सकता है, और आपके पास ट्रू और फॉल्स टाइप भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ होती हैं चीजें जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आती हैं। आज मेंस का नहीं बताऊंगी, मेंस का हम लोग देखेंगे कि कब कर सकते हैं। आज बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स ही करने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसी चीज होती है जो बहुत जल्दी से कवर अप हो जाती है, मेंस में इतना टाइम जो है इससे ज्यादा लगता है, ठीक है जी। चलो अगर मैं मेंस की बात करूं
तो मेंस के अंदर आपको कॉलम बेस भी मिल सकती है ना, आपको कोडेड भी मिल सकती है, आपको रिवर्स भी मिल सकती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकता है, आपको ये ऐसे वाले ऑप्शन भी मिल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले। और कौन से मिल सकते हैं? आपको दो एलिमेंट का मिक्सचर भी मिल सकता है, जैसे सिलॉग्स प्लस इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स प्लस इनइक्वालिटीज। आपको ये सब चीजें जो है मेंस एग्जामिनेशन में दिख सकती हैं। हाँ जी बेटा, रिवर्स भी आता है मेंस में, कोई कराता नहीं है, बस ये बात हो रही है ना, करवाता कोई नहीं, आता तो है, सिलेबस में तो आता है, पेपर में आता है कि नहीं आता वो तो फिर हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। बट टाइप्स ये हैं जो कवर होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं और अगर एक सेट आ रहा है तो 5 नंबर का आएगा इनइक्वालिटी का, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, ठीक है। और मेंस की अगर बात करूं तो वेरी करता है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 या 8, 1 नंबर का आ रहा है 2 नंबर का आ रहा है, डिपेंड करता है। 2 क्वेश्चन आए हैं 2 नंबर के तो 4 नंबर का हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आए हैं 3 नंबर के तो 6 नंबर का हो जाएगा मेंस का, मेंस में भी आता है। अब मेरे ना एक्चुअली इनइक्वालिटीज में काफी सारे लोग हैं जिनको समझ में आ जाता है कि मैम ये तो ऐसे ही करना है। काफी लोग गेट वाले मेथड से करते हैं कि गेट खुला है कि गेट बंद है ना। मैं आपको वो गेट वाला मेथड तो नहीं सिखाने वाली, हम लोग सिर्फ लॉजिकल बात करेंगे। और एक ना टेबल है मेरा, जो स्टेपल टेबल है, जो मैं बनवाती होती हूँ हर किसी को, वो एक ऐसा टेबल है जो प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। जो प्रीलिम्स में भी काम आएगा आपके और मेंस में भी काम आएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है तो वो देख के ही कर लेगा कि मैम ये साइन लग रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे होगा, वो विद प्रैक्टिस आ जाता है। बट बेसिक जो चीज होती है ना, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी सबसे पहले, कि वो टेबल, हाँ वो टेबल प्रीलिम्स में भी काम आएगा लॉजिकल थिंकिंग के लिए, और मेंस में तो वैसे ही वो टेबल पे ही सब कुछ चलता है। अच्छा, आपकी फैमिली में 3 जनरेशन के लोग हैं, है ना, ध्यान से सुनना। आपकी फैमिली में इस टाइम पे 3 जनरेशन के लोग होंगे, अगर किसी की फैमिली में है ऐसे लोग। एक होती है फर्स्ट जनरेशन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, एक सेकंड जनरेशन होती है जो हमारे पेरेंट्स की होती है, और एक थर्ड जनरेशन जिसमें हम लोग लाई करते हैं, है ना सर, वो ले जाइए ना, ओके। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, गेट गुड सब, यार गेट मेथड मेरे को नहीं समझ में आता, सीधी सी बात है, रट्टा मारने वाली बात है, लॉजिकल बात नहीं लगती मुझे उसके अंदर कुछ। सो आई वाज सेइंग कि 3 जनरेशन के लोग हैं आप लोगों की फैमिली में, काफी लोग जॉइंट फैमिली में रहते होंगे। क्या आपकी मेंटालिटी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की मेंटालिटी के साथ मैच होती है क्या? अगर आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे या आपकी थिंकिंग के बारे में मुझे कुछ बताएंगे तो मैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करूंगी, बिकॉज आई एम ऑफ योर जनरेशन। क्या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जिस जनरेशन से आए हैं उनको अपनी जनरेशन वाली बातें समझ में आती हैं? प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें कुछ वो अच्छी बात है गेट मेथड नहीं देखा तो, ठीक है, नहीं आती ना। तो इसी तरीके से हम जनरेशन को डिवाइड कर लेते हैं, बीच वाली जनरेशन तो लेंगे ही ना, मम्मी लेंगे ही नहीं, क्योंकि मम्मी पापा उनकी भी सुनते हैं और हमारी भी सुनते हैं, बेचारे बीच में फंसे हुए हैं, है ना। मुझे तो यही लगता है हमारे मम्मी पापा ना बेचारे लोग बन चुके हैं जो उन लोगों की बातें भी सुनते हैं और हमारी भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है जो अपना पॉइंट रखने में बिलीव करती है कि नहीं ये तो सही है, मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप लोग गलत हो। और जो उनकी वाली जनरेशन है ग्रैंड पेरेंट्स वाली, वो कहते हैं मेरा बच्चा है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। तो हम बीच वाली जनरेशन को तो लेंगे नहीं, हम लेंगे 2 जनरेशन, एक अपनी वाली थर्ड जनरेशन और एक बड़ी वाली ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन। तो एक आपके पास 2 ग्रुप्स आ गए, 2 ग्रुप्स आ गए, ठीक है। एक आपके पास आता है ग्रेटर देन का ग्रुप, यानी कि जो बड़े लोग हैं, एक आता है लेस देन का, यानी कि जो छोटे लोग हैं, ठीक है। बड़े लोगों में सबसे बड़ा ग्रेटर देन, जिसको लगता है कि मैं सही सोच रहा हूं, दूसरे में आया ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरे में आया बराबर, ठीक है। ये आपके घर के मुखिया, यानी कि आपके अभी जो भी प्रेजेंट में आपके जैसे दादाजी हैं या जो भी हैं, तो ये आपके दादाजी हो गए, आपकी दादी माँ हो गई, और ये इक्वल टू मैं बताऊंगी कौन है, ठीक है। हाँ, जैसे मिडिल चाइल्ड पिसता है। एक ही हो गए सरदार हम लोग, है ना, हमारी बच्चा गैंग के सरदार हम, हमसे छोटा कोई भाई या बहन वो, है ना, और एक बराबर। क्या इतना टेबल समझ में आया? एक तो हमारी बच्चा गैंग है जो कि मैं हूं, है ना।
यानी कि मैं सबसे बड़ी हूं तो मैं सबकी हेड हो गई। एक में से मेरा छोटा सिबलिंग जो गया था, दीदी मैं तो आपका राइट हैंड हूं, वो। और एक इक्वल टू के बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको। एक हमारे दादाजी, एक हमारी दादी माँ, और एक इक्वल टू दोनों में आ रहा है क्योंकि उसको हर एक साइड पे रहना पड़ता है, यानी कि हमारे मम्मी पापा। अब ये हमारे मम्मी पापा है, यानी कि आप इसको मम्मी भी समझ सकते हो, आप पापा भी समझ सकते हो, जो दोनों साइड की बातों को मान रहे हैं। जो बीच में पिस रहे हैं वो हमारे मम्मी पापा। इधर से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और इधर से हमारी बच्चा गैंग। अच्छा ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अगर इस गुट में कोई भी डिसीजन लेना होगा, ये 3 लोग बैठे हैं, तो किसकी सुनी जाएगी? अगर इस ग्रुप में कोई डिसीजन लेना है, आप लोग ही जवाब देंगे, ठीक है यार। जो भी इंसान ले रहे हो ना आप यहाँ पे, वो दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर पापा को ले लो इधर मम्मी को ले लो, ऐसे मत करना, ठीक है। चलो, दादाजी की बात मानी जाएगी, वेरी गुड। तो अगर किसी भी चीज में, किसी भी स्टेटमेंट में, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट, जैसे सिलॉग्स में पढ़ा था, कुछ स्टेटमेंट और कुछ कंक्लूजन्स आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में तीनों साइन आए तो किसकी सुनी जाएगी बेटा? सबसे बड़े वाले की, दादाजी की, वेरी गुड। अगर दादाजी किसी काम से मार्केट में गए हैं और कोई डिसीजन इमरजेंसी में लेना है, सिर्फ ये 2 लोग अवेलेबल हैं, तो किसकी सुनी जाएगी? सिर्फ ये 2 लोग अवेलेबल हैं तो किसकी सुनी जाएगी बेटा? आपकी दादी माँ और आपकी मम्मी बैठी हैं तो किसकी सुनी जाएगी? या आपके पापा बैठे हैं, है ना, किसकी सुनी जाएगी? बताओ बताओ। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सुनी जाती है, यानी कि दादी माँ की सुनी जाएगी, वेरी गुड। अच्छा, अगर दादाजी बैठे और आपके पापा बैठे हैं तो किसकी सुनी जाएगी? तो किसकी सुनी जाएगी? जल्दी से, मजा आएगा आज इनइक्वालिटी पढ़ के, ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने। दादाजी की, वेरी गुड। अगर ये 3 साइन यूज होंगे तो आंसर बनेगा ये 2 साइन यूज होंगे तो आंसर बनेगा ये 2 साइन यूज होंगे तो आंसर बनेगा ये, यानी कि जो ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। अब आती है हमारी बच्चा गैंग, ठीक है। बच्चा गैंग जिसके सरदार हम। लो जी, ये 3 साइन यूज हुए, आंसर किसको माना जाएगा? जो हेड होगा बच्चा गैंग का। ये 2 साइन यूज हुए तो मम्मी का पॉइंट तो कोई सुनेगा नहीं ना। बच्चा गैंग का राइट हैंड कौन? मैं, है ना। बच्चा गैंग का राइट हैंड कौन? मम्मी, मैं। दीदी ने बोला था मैं नहीं हूं तो मेरी एब्सेंस में तू डिसीजन लेगा छोटे। ये दीदी है और ये छोटा है, छोटा, या छोटू बोल लो, है ना, छोटू बोल लो इसको। और ये हमारी मम्मी है। मम्मी, दीदी ने कहा था कि जब मैं नहीं हूं तो छोटू मेरी एब्सेंस में तू डिसीजन लेगा। चलो भाई, छोटू ने डिसीजन ले लिया, अब तो दीदी बैठी है, अब कौन लेगी डिसीजन? दीदी ले लेगी। तो अगर इस फैमिली से कोई डिसीजन लेना है, इस फैमिली से कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? सुप्रीमेसी, जो सुप्रीम है, जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? देखो आए कितने लोग थे और चले गए छोड़ के, क्योंकि उनको ये समझना ही नहीं है। एंड आई बेट यू ऐसा मेथड कोई अपनी क्लास में नहीं बताता होगा। जिस टाइप का सिलॉग्स मैंने कराया है, जिस टाइप की इनइक्वालिटी मैं करा रही हूँ, कोई नहीं कराता होगा डेफिनेटली, बट कदर नहीं है ना, क्या करें। चलो जी, आ रहा है सबको समझ में? ले लिया जी डिसीजन। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, मैम डिसीजन जो आ रहा है वो सेम ग्रुप से आ रहा है। जब भी मैं कोई भी डिसीजन ले रही हूं तो क्या डिसीजन सेम ग्रुप से ही आ रहा है क्या? यस और नो? हाँ जी मैम, सेम ग्रुप से आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसपे हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और हमारे दादा दादी और सब लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर दिया, है ना, मतलब दोनों ग्रुप्स उस एक मुद्दे की डिस्कशन पे आ गए घर पे। जैसे मान लो किसी टेक्निकल चीज के बारे में बात हो रही है तो दादाजी कह रहे हैं नहीं ये वाला लैपटॉप ले ले, आप कह रहे हो नहीं मैं तो ये लूंगा, इसमें ये टेक्निकलिटी है। वो बजट के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, आप टेक्निकल चीजों के अकॉर्डिंग सोच रहे हो। क्या किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है अभी एट अ प्रेजेंट टाइम वो कंसेंसस पे आ पाएगा क्या? आ पाएगा क्या? दादाजी कह रहे हैं भाई 50,000 वाला लैपटॉप ले ले, आप कह रहे हो मैं तो 70 वाला लूंगा, उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा है।
नहीं आएगा। तो अगर डिफरेंट ग्रुप से साइन यूज हो रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैंने एक साथ आपको साइन दे दिए ऐसे तो आंसर नहीं आएगा, मैंने आपको साइन दे दिए ऐसे, आंसर नहीं आएगा। मतलब एक भी साइन डिफरेंट ग्रुप का आ गया ना तो आंसर नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड्स, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा सबको समझ में? चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गई। और प्रायोरिटी किसको देनी है? जो सबसे सुप्रीम पावर है उसको देंगे। आंसर क्या आएगा? जो सबसे बड़ा वाला बोल देगा या उसकी प्रेजेंस में उससे छोटा जो है वो आंसर देगा हमेशा ही हमेशा। आपको ये भी समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में ना कुछ एक पॉइंटर्स होते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना वो पढ़नी बहुत जरूरी होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा जाता है, वी हैव गिवन यू अ सेट ऑफ 2 और 3 स्टेटमेंट्स और अ स्टेटमेंट विच आर फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन्स और 2 कंक्लूजन्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है या लॉजिकली फॉलोज है और कौन सा फॉल्स है। दो टाइप की चीजें आती हैं उसमें, लिखा होता है लॉजिकली फॉलोज, लॉजिकली फॉलोज यानी कि जो ट्रू है ना, और एक होता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो यानी कि जो फॉल्स है या जो ट्रू नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी जो फॉल्स है, मैं ये बोलूंगी विच इज नॉट ट्रू। दोनों का मतलब अलग होता है। जो ट्रू नहीं है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ये दो एलिमेंट आए। एक आता है डेफिनेटली फॉल्स, एक आता है डेफिनेटली फॉल्स यानी कि जो पक्कम पक्का गलत है, जो पक्कम पक्का किसी भी सिचुएशन में सही नहीं हो सकता, वो होता है डेफिनेटली फॉल्स। विशाल, अब दोबारा से कैसे बताऊं मैं इतनी सारी समरी? मुश्किल है ना मेरे लिए भी बतानी। आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा विशाल। जो जो कुछ भी छूटा है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर। ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा बताना। अच्छा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, क्या लॉजिकली फॉलोज लिखा है या ट्रू लिखा है या डज नॉट फॉलो लिखा है, मतलब जौन सा ट्रू नहीं है, या फिर डेफिनेटली फॉल्स लिखा है। दोनों के मतलब ही अलग है। डेफिनेटली फॉल्स मतलब ए किसी भी हालत में बी से बड़ा हो ही नहीं सकता, बी से बड़ा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, मतलब एट एनी कॉस्ट तू मेरे घर नहीं आना चाहिए, वो वाली बात हो गई। ठीक है जी, चलो इतनी स्टेटमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। अब आंसर आपको समझ में आ गया कैसे आएगा और किसको चूज करना है ये भी समझ में आ गया। अगर आपके पास विदाउट कॉमा वाले क्वेश्चंस हैं, विदाउट कॉमा वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको ऐसे दे रखी है, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, लेस देन ई, लेस देन इक्वल टू एफ, लेस देन जी। तो ये विदाउट कॉमा सारी की सारी लाइन चल रही है। ठीक है, सारी की सारी लाइन विदाउट कॉमा चल रही है। ओके जी, हाँ जी। इसके अंदर अगर मैं बोलूं आपको कि ए और डी का रिलेशन, ए और डी का रिलेशन क्या होना चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हो देख के? ए और डी का रिलेशन बता सकते हो देख के? क्या हो सकता है? कभी भी कोई भी दो एलिमेंट आ जाए तो आपको पहले वाले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाना पड़ता है। ग्रेटर देन, हमारे पास बीच रास्ते में 3 साइन आए, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। डिसीजन कौन लेंगे? हमारे दादाजी। ठीक है, अगर कंक्लूजन में लिखा होता ए इज ग्रेटर देन डी तो करेक्ट होता। अगर कंक्लूजन में लिखा होता ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी तो क्या सही होता? क्या अगर कंक्लूजन में लिखा होता ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी तो क्या सही होता? क्या नहीं सही होता, क्योंकि डिसीजन कौन लेगा? दादाजी लेंगे भाई। ठीक है, अगर लिखा होता ए इज इक्वल टू डी तो भी गलत होता। क्यों? डिसीजन कौन लेगा? दादाजी लेंगे। इतना समझ में आया? अब अगर लिखा जाए C इज नहीं, B इज ग्रेटर देन G, B इज ग्रेटर देन G, मुझे B से G तक जाना है, B से G तक, तो आप क्या बोलोगे मैम? क्या आंसर निकल सकता है इसका? B इज ग्रेटर देन G। श्रेया क्या समझ में नहीं आया?
आपने देखा जब मैं बी से जी तक गई पूछने के लिए भाई क्या डिसीजन आ रहा है तेरा, तो एक तरफ तो बड़े वाले लोग बैठे हैं सारे, एक तरफ छोटे वाले लोग बैठे हैं, मतलब आंसर नहीं आएगा। इंडिविजुअली बोल रही, अभी मैं इधर और का केस नहीं समझा रही। जब मैं बी से जी तक गई तो आपको दिखा कि मैम यहाँ पे तो बड़े गुट वाले लोग हैं और यहाँ पे छोटे ग्रुप वाले लोग हैं, तो दोनों का मेंटालिटी जो है, मेंटल स्टेटस जो है वो मैच नहीं करेगा, आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, आंसर हम निकाल ही नहीं सकते कि बड़ा है कि छोटा है कि क्या है। हाँ डाउटफुल है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लॉजिकली फॉलोज में तो नहीं आएगा ना। अगर मैं बोलूं द थिंग विच इज लॉजिकली फॉलोइंग, ये फॉलो तो नहीं कर रही है, मतलब ये सही नहीं आ रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी ये फॉल्स आ रही है, मैं ये बोलूंगी सही नहीं आ रही है, सही नहीं है। राइट, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि D इज लेस देन G, तो क्या सही होगा क्या? एक बार देख के बताओ। D से G तक का रिलेशन जब मैं बोलूं तो क्या सही आएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। सही आएगा, क्यों? जब मैं डी से जी तक गई मेरे पास ये छोटे वाले गैंग के सारे लोग थे, और छोटे वाले गैंग की बात कौन, डिसीजन कौन लेगा? दीदी लेंगी, दीदी ले लेंगी डिसीजन। हाँ जी मैम ले लेंगी, दीदी सुप्रीमेसी है, दीदी डिसीजन अपने आप ले लेगी, उसको किसी की जरूरत नहीं है, कंसेंसस में उसके ग्रुप वाले लोग आ चुके हैं। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मैंने यूज किए सबकी डायरेक्शन कैसी थी बेटा? सबकी डायरेक्शन कैसी है? सीधी, यानी कि फॉरवर्ड। सबकी डायरेक्शन कैसी है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है क्या? सबकी डायरेक्शन क्या है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन है। मैं डी से जी तक जा रही हूँ, सीधी डायरेक्शन में जा रही हूँ, सी से जा रही हूँ, ई से जा रही हूँ, बी से जा रही हूँ, मैं सीधी डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो जब भी मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि सीधी डायरेक्शन में जा रही हूं, जब भी मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूं तो मैं सेम साइन यूज करूंगी एज माय आंसर, सेम साइन एज माय आंसर। ठीक है, जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है, जिसकी बात मैं मान रही हूं। बट अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं इस केस में डी से ए तक आऊं, मैं डी से ए तक आऊं, तो आपको डायरेक्शन क्या दिखी बेटा? बैकवर्ड। डायरेक्शन क्या दिखी बेटा? बैकवर्ड दिखा ना, मुझे डी से ए तक जाना है, डी से ए तक का रिलेशन, तो मैं यूज करूंगी ऑपोजिट साइन एज माय आंसर, एज माय आंसर। आपने देखा कि इस रास्ते में मेरे पास जो डिसीजन आ रहा था वो दादाजी ले रहे थे, है ना? मैं ग्रेटर देन को सही मान रही थी, लेकिन ऑपोजिट साइन मुझे यूज करना पड़ेगा। ऑपोजिट साइन मतलब ये जो दो गुट है ना, ये आपस में, ये पोजीशंस इनकी ऑपोजिट होती है। अगर ग्रेटर देन आपका आंसर बन रहा है तो लेस देन का साइन यूज होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप देख भी सकते हो यार, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप उल्टा करके देख लो इसको। मैं डी से लिखना चालू करूं, डी इज इक्वल टू सी लिखोगे, लेस देन इक्वल टू बी लिखोगे, लेस देन ए लिखोगे। इतना लिखने का तो टाइम नहीं है ना आपके पास, मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया? अगर मैं डी से रिलेशन लिखना चाहूं तो सारे साइन उल्टा नहीं हो जाएंगे क्या? उल्टा ही तो हो जाएंगे ना। अगर मैं लिख रही हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 या 3 इज इक्वल टू 3, ये लिख रही हूँ, तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो 3 इज इक्वल टू 2 या 3 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 1 हो जाएगा ना। मैंने उल्टा ही तो लिखा है। इसी वजह से जब मैं बैकवर्ड जा रही हूं तो मेरे सारे के सारे साइन जो हैं वो ऑपोजिट लगेंगे। जो भी आपका आंसर आ रहा है उससे आप ऑपोजिट साइन यूज कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसी सेम स्टेटमेंट से आपको पूछूं कि क्या E इज ग्रेटर देन C सही है या गलत है, तो आप क्या बोलोगे? E इज ग्रेटर देन C सही है या गलत है, तो आप क्या बोलोगे मैम? साइन थे ये वाले दो, डिसीजन लेना था दीदी ने, लेकिन डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट। दीदी के ऑपोजिट दादाजी, तो दादाजी ले लेंगे क्या डिसीजन? ट्रू हो जाएगा ना? हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? इनइक्वालिटी कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सही हो जाएगा मैम, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको आंसर निकालने तो आ गए, है ना? आपको आंसर निकालने आ गए। एक इधर और का केस समझा दूं, फिर मैं क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ आपको कि इधर और का केस क्या बोलता है।
यही भी बता देती हूँ, ये नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। चलो हाँ जी, मैंने आपको बताना है इधर और, या तो ये या तो ये, या तो ये सही है या फिर ये सही है। इधर और का मतलब क्या हुआ, या तो मतलब हुआ ना इसका, या तो मतलब हुआ ना इसका इधर और का। तो यहां पे अगर मैं बोलूं स्टेटमेंट में A इज ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन इक्वल टू C, इक्वल टू D, ग्रेटर देन इक्वल टू E, ठीक है। नीचे मैं आपको कंक्लूजन देती हूं, B इज ग्रेटर देन E, B इज इक्वल टू E, यानी कि मुझे B से E तक जाना है, मुझे B से E तक जाना है। आपने देखा मैम यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन ही थे बस, तो इन दोनों साइंस में से डिसीजन कौन लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। लॉजिकल सी बात थी, मेरा आंसर आना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि बड़ा और बराबर दोनों है। कंक्लूजन में ग्रेटर देन आया तो मैंने माना गलत, मुझे तो ये साइन चाहिए था ना आंसर में, है ना, और ये देखा तो ये भी गलत आया। पर मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना इन दोनों को क्लब कर दिया जाए, बात तो बी और ई के बारे में हो रही है ना, क्यों ना इन दोनों को क्लब कर दिया जाए। अगर इन दोनों को मैं क्लब कर दूंगी तो क्या इसका मतलब ये नहीं बन जाएगा क्या, बताओ एक बार। जब मैंने देखा कि मैम मेरे को एलिमेंट सेम दिख रहे हैं तो मैं क्या इनको क्लब कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ यार, एलिमेंट तो सेम थे ना, ठीक है। और अगर मैंने क्लब किया तो मेरे पास डिजायर्ड आंसर नहीं आ गया क्या मेरा। ये केस होता है इधर और का, जिसमें आपके पास इंडिविजुअली जो कंक्लूजन है वो गलत आ रहे हैं, बट कंबाइन करने पे आंसर आ रहा है, कंबाइन करने पे आंसर आ रहा है, और एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। कंबाइन करने पे आया तो ये या तो ये सही है या तो ये सही है, यही मतलब हो जाएगा ना इसका, ठीक है। आ रहा है समझ में ऐसा क्यों हुआ, क्या सबको लॉजिक समझ में आया गया ऐसा क्यों हुआ, कंबाइन करने पे हुआ। D इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी सही हो सकता है और B इज इक्वल टू भी सही हो सकता है, ये पॉसिबल केसेस हैं, डेफिनेट केसेस नहीं है। डेफिनेट होता तो हमें पता होता कि हाँ ये तो पक्का पक्का हमें पता ही है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ना ये सेम हो, इक्वल टू में वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एलिमेंट का ऑर्डर अगर B से E दिया है ना तो आपको B से E ही चेक करना है, ठीक है। एलिमेंट्स का ऑर्डर जरूर ध्यान रखना। और अगर आप यहां पे आपको बोला जाता, मान लो ऐसा कुछ आ जाता, C इज ग्रेटर देन E एंड D इज इक्वल्स टू E, है ना, मान लो ऐसा आ जाता और आपको एग्जैक्टली यहां पे पता है कि C और D बराबर है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना C से भी, तो ये भी इधर और का केस ही बन जाता, ये भी इधर और का केस बन जाता। जब आपको पता है कि C और D बराबर हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस भी चेक करने हैं जिसके अंदर आपके पास ये दो एलिमेंट्स बराबर हैं, वो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे सकता है कि एलिमेंट तो आपको अलग दिखेगा लेकिन एक्चुअली में वो एलिमेंट सेम होगा। हनी अभी मैंने बताया नहीं है, जो चीज बता रही हूँ एक बार उसको समझ लो, ठीक है। जो चीज बता रही हूँ लॉजिकली फॉलो तो समझ लो ना, डज नॉट फॉलो तो बता ही दूंगी। आ गया सबको समझ में। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं तो बता दो क्या होगा। अगर मैं ऐसा कुछ दे दूं आपको, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू E, तो कौन सा केस लगेगा। ओके नाइस। हनी कह रहा है इधर और लगेगा क्योंकि उसका क्लास में ध्यान नहीं था। नन, जब मैं C से E तक गई तो मेरे पास दो साइन आए, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। मेरे को डिसीजन किसको लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू को ना, तो ये तो करेक्ट ही होगा ना। तो जिसने बोला था मैम नन और जिसने बोला था इधर, आपका शायद क्लास में ध्यान नहीं था, फर्स्ट वाला कंक्लूजन लॉजिकली पहले ही फॉलो कर रहा था।
यहां पे -0.25 हो रहा है आप लोगों का। अगर यहीं पे ही मैं बोल दूं आपको कि अब मेरे को बताओ क्या आंसर होगा इसका, अब बताओ आंसर क्या होगा। बता देती हूँ श्रेया। देखो, मुझे डी से बी तक जाना है। डी से बी तक मेरे पास साइन कौन कौन से आए, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। मैंने देखा डायरेक्शन मेरी ऑपोजिट थी, आंसर ये चूज होना चाहिए था, बट चूज क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू शुड बी माय आंसर, है ना। लेस देन आया, इक्वल टू तो नहीं आया, बट मुझे यहाँ पे दिखा कि सी इज इक्वल टू डी, तो मैं क्या इसको डी से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अब इन दोनों को मिला दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ना लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये इधर और का केस बन जाएगा। श्रेया, इधर और के केस में इंडिविजुअल कंक्लूजन्स गलत होते हैं, जो हमें आंसर चाहिए होता है ना वो आंसर नहीं आ रहा होता, बट जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं ना तो हमारा आंसर आ जाता है। दैट इज इधर और का केस। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, कंबाइन करके आंसर आना चाहिए, और इंडिविजुअल कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। इंडिविजुअल कंक्लूजन अगर एक भी सही है, जैसे ये वाला केस था, तो इधर और नहीं लगेगा। और फिर ये केस ऐसे भी आ सकता है, काफी केस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये सही होता है और ये गलत होता है, बच्चे इधर और टिक करके आते हैं जबकि पहला सही आ रहा होता है। तो ऐसे केसेस से भी आप लोगों को बचना है। यहां पे होता है आपका -0.25। ठीक है जी, श्रेया समझ में आ गया अब। हाँ जी, एक केस आता है हमारे पास जिसमें आंसर आ ही नहीं रहा होता। ठीक है, ऐसी एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दिया है, ऐसा कुछ। ए से जी का कोई मुझे रिलेशन बता सकता है क्या यहाँ पे? ए से जी का कोई मुझे यहाँ पे रिलेशन बता सकता है क्या, कि क्या रिलेशन मैम आएगा इसका? हाँ, मैं ये नहीं पूछ रही कि आंसर क्या आएगा, रिलेशन आ सकता है क्या? रिलेशनशिप है ही नहीं। रिलेशनशिप क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं ए से जी तक जा रही हूं तो बड़े लोग भी बीच में बैठे हैं और छोटे भी बीच में बैठे हैं। क्या बात हो पाएगी क्या किसी से? मैम दोनों डिफरेंट फैमिली के डिफरेंट ग्रुप के साइंस आ गए तो मेरा आंसर तो नहीं आएगा। ए से जी तक जाने पे मेरा आंसर तो नहीं आएगा, मतलब मेरे ये वाले जो कंक्लूजन्स हैं ये गलत हैं। ये दोनों कंक्लूजन मेरे गलत आ रहे हैं, ये भी गलत है अपने आप में, ये भी गलत है। पर क्या इनकी पॉसिबिलिटी है क्या सही होने की? एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको 3, इसको मान लेते हैं, या इसको 4 मान लेते हैं। हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ी और बड़ी वैल्यू माननी पड़ेगी ना इसकी, लेस देन इक्वल टू, है ना। लो जी, हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने मानी। ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने मानी। क्या अगर मैं ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं तो ए और जी बराबर हो सकते हैं? हाइपोथेटिकली आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना बड़ा है आप बता सकते हो क्या, कि कितना बड़ा है? नहीं बता सकते। अगर बाय चांस मैं ऐसी वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे लग रहा है कि ए और जी मेरा बराबर आ सकता है। अच्छा मान लो यहां पे मैं इसको 6 कर दूं, यहां पे मैं इसको 6 कर दूं ए को, है ना। अब रिलेशन अगर डिजिट्स में देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है मैम, ए इज ग्रेटर देन जी। पहले मुझे दिख रहा था ए इज इक्वल टू जी जब मैंने 5 रखा, अब मैंने 6 रखा तो मुझे ए इज ग्रेटर देन जी दिखा। ठीक है मैम, अगर इसको मैं कर दूं 7,
कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ग्रेटर देन तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, कितना भी बड़ा हो सकता है, आपको फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए, चाहे 1 मिलियन हो जाए, होगा तो बड़ा ही ना, चाहे पॉइंट्स में बड़ा हो जाए, होगा तो बड़ा ही ना। तो अगर ऐसा केस ले रही हूं तो भी कुछ गलत तो मुझे दिख नहीं रहा इसके अंदर, मतलब यहाँ पे ए इज लेस देन जी मेरे को दिख रहा है ना, जब मैंने 7 रख दिया जी को। यानी कि पॉसिबल केसेस आ सकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। आ सकते हैं क्या? नंबर नहीं देगा वो। मैंने तो एक एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने, लॉजिकल जो इधर और का दूसरा केस होता है उसको प्रूव करने के लिए कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, इसके बिहाइंड ये लॉजिक है। लॉजिक भी तो पता होना चाहिए यार, इधर और का केस बना तो बना क्यों। मैंने तो हाइपोथेटिकल नंबर्स लिए हैं ना, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कैसा सा भी ले सकते हो। तो अगर रिलेशनशिप नहीं है तो पॉसिबल आंसर्स तो सारे आ सकते हैं, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अच्छा, अगर तीनों चीजें पॉसिबल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी पॉसिबल होगा और लेस देन इक्वल टू भी पॉसिबल होगा। क्या बड़ी बात है कि पॉसिबल ना हो। अगर मैं इसको 6 और 7 कर दूं, है ना, इसको मैं 6 और 7 कर दूं तो ई से तो बड़ा ही है ना। इस केस में आप बोलोगे ए इज लेस देन इक्वल टू जी, है ना। और अगर मैं इसको यहां से कर दूं 7 या 8 तो आप बोलोगे मैम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, है ना। तो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, इसलिए आंसर आ सकता है, बट एलिमेंट हमारे पास सेम होना चाहिए। फिर से बोलूंगी, एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। आंसर नहीं आ रहे हैं, कंक्लूजन से नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं आ रही है, एलिमेंट सेम है, साइंस 3 प्रकार के यूज हो रहे हैं, 3 प्रकार के साइंस यूज हो रहे हैं। वो साइन कैसे कैसे हो सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। जो इक्वल टू आएगा वो किसी ना किसी के साथ लग के आएगा। आप इसमें मिलियन का एग्जाम्पल ले लो, आप बहुत केसेस बना सकते हो, बहुत सारे केसेस बना सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप है ही नहीं ना, दो अनजान लोग हैं, अब वो दोस्ती भी कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, वो दुश्मन भी बन सकते हैं। तीनों केसेस तो पॉसिबल हो रहे हैं ना। इधर मैं हूं, आप मुझे जानते नहीं हो और आप अपने घर पे हो, बाय चांस अपन किसी कुंभ के मेले में मिल लिए और अपनी वाइब साथ मैच हो गई, तो इसका मतलब हम दोस्त भी बन सकते हैं। अच्छा, प्यार हो गया तो मतलब लव भी हो सकता है, और बिल्कुल आप मेरे को पसंद नहीं आए तो दुश्मनी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे तीनों केसेस बन रहे हैं, और इक्वल टू का साइन किसी ना किसी के साथ लग के ही आएगा। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ये गलत होगा, 2 बार इक्वल टू का साइन नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है कि रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पॉसिबल केसेस बन रहे हो। चलो, हाँ इसीलिए तो बोला ना, वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पॉसिबल केसेस कुछ भी बन सकते हैं, यू कांट से। डाउटफुल है ना सब कुछ ही। आ गया सबको समझ में? तो इधर और का ये दूसरा केस होता है जिसमें ए बड़ा भी हो सकता है जी से, इंडिविजुअली तो गलत है ना, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, बट कंबाइन करके मेरे पास क्या आ रहा है, इधर और ये जी की जगह एफ हो तो भी बात तो एक ही होगी, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू जी। क्या सबको इतना समझ में आ गया? ठीक है, इनइक्वालिटी बस इतना ही था, बेसिक बेसिक प्रीलिम्स का। डेफिनेटली फॉल्स भी बता दूंगी, डज नॉट फॉलो भी बता दूंगी, फॉलो भी बता दूंगी, क्वेश्चंस आने दो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था विदाउट कॉमा वाले ऐसे होते हैं। अगर आपके पास विद कॉमा आ जाए, विद कॉमा या सेमी कॉलन आ जाए, ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड होता है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ डिस्टॉर्टेड होता है। आपको वो खींच खांच के पूछ लेगा रिलेशनशिप ए और ई के बीच में। क्या मुझे कोई यहाँ पे ए और ई के बीच में रिलेशनशिप बता सकता है क्या? और मुझे बताना कि आपने निकाला कैसे।
मुझे बताना कि आपने निकाला कैसे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ग्रेटर देन आ रहा है, आपने क्या किया, आपको दिखा कि बी और ई का कनेक्शन है, आप गए ए से बी तक, फिर गए बी से ई तक, रास्ते में देखा ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन आया, तो मैम डिसीजन तो दादाजी ही लेंगे, यस। तो कभी भी कॉमा वाले या सेमी कॉलन वाले क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें रिलेशनशिप बिठानी पड़ती है। अच्छा, अगर मैं ए और सी के बीच में रिलेशनशिप पूछूं तो क्या आएगी, ए और सी के बीच में, आप लोग बताएंगे, मेरे को पाथ बताना, आप कौन से पाथ से जाएंगे। आप यहां से भी चूज कर सकते हो, ए से डी एंड डी इज इक्वल टू ई, इसमें भी ग्रेटर देन ही आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए से सी तक गई होती तो मैं कैसे गई होती, मैम मैं ए से बी तक गई और मैं बी से सी आई, मेरे पास साइन आए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, मैंने देखा ये तो छुट्टन लोग बीच में आ रहे हैं भाई, लेकिन डायरेक्शन थी ऑपोजिट, मतलब जो एक्चुअली में आंसर आना चाहिए उससे ऑपोजिट साइन मेरे पास लगेगा, लगेगा ना, तो अब कंपेयर कर लो, ग्रेटर देन ही तो आएगा। तो साइन सारे देखने हैं विद डायरेक्शंस। किसी को कोई सा भी डाउट है जितना अभी तक मैंने बताया है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई हिचकना मत कि मैम ये बता दो वो बता दो, समझ नहीं आया, ऐसा मत बोलना कि मैम पूरा ही बता दो, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अगर कोई भी चीज आपको लग रही है कि मैंने एक्सप्लेन करनी छूट गई है मुझसे, या फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो, अदरवाइज हम क्वेश्चंस पे चलेंगे फिर। सी से ई का कोई रिलेशन नहीं होगा, हाँ जी, सी से ई का कोई रिलेशन नहीं होगा। यही तो फर्क है ना ऑफलाइन और ऑनलाइन में, यही फर्क है बेटा। अच्छा, इधर और का दूसरा केस पूछा था, इधर और का दूसरा केस क्या होता है बेटा, आपका आंसर नहीं आता, मतलब कोई भी रिलेशनशिप आपको दोनों एलिमेंट्स के बीच में नहीं दिखता, दोनों फैमिली के लोग आ जाते हैं बीच में, दोनों ग्रुप्स के लोग आ जाते हैं, कोई भी कंसेंसस नहीं आ रहा होता, कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होते हैं, एलिमेंट आपके पास सेम होते हैं और साइन तीनों यूज होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो आपके पास इधर और का बन जाता है केस। यार हमने भी ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ा है, क्या बात कर रहे हो आप, मैंने भी तो ऐसे ही पढ़ा है ना, इनफैक्ट ऑनलाइन में भी आप ऐसे ही पढ़ते होंगे। अगर कोई भटक भुटक के आया है मेरे पास इधर उधर से, तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि ऑनलाइन मार्केट में भी क्या चल रहा है ना। बात ये है कि लॉजिक किसी को नहीं पता है, जो रटा रटाया हमने पढ़ा था, पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा देती, पढ़ाने को रटा रटाया मैं भी, जैसे मैंने ऑफलाइन में किया मैं आपको करा देती, ये गेट खुल गया, ये गेट बंद हो गया, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, मुझे वो चीजें समझ में नहीं आती, मुझे आती ही नहीं समझ में, मैं क्या करूं। और मुझे पढ़ा पढ़ा के मुझे ये चीजें आई हैं, मैं ये बोलूं कि मैंने कुछ एक पढ़ के इजाद की ये चीज नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के बाद ही मुझे ये चीजें इन्वेंट हुई हैं। स्टार्टिंग में मैं भी वही करती थी, ये बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, बट वो टेबल की इन्वेंशन हुई है ना, कहीं पे मेरे माइंड में आया कि ऐसे भी तो चीज बन सकती है ना, यही चीज होती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करें, आराम आराम से करेंगे। चलो मैं देखती हूँ अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है तो, है ना, जैसे ये डायरेक्ट है, इसके अंदर आपके पास क्या है बेटा, कोई भी कॉमा नहीं लगा, और डेफिनेटली ट्रू का मतलब भी आप लॉजिकली फॉलोज ही मानेंगे। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार, नितिकेश आपने आज प्रीलिम्स की इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, ई आ रहा है, हाँ जी नितिकेश एक बार जवाब देंगे मेरे को प्लीज, कि आपको अभी जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया। आज कांड ही होए जा रहे मेरे साथ, क्या करूं, है ना, दिन अच्छा नहीं जा रहा आज मेरा। चलो
आपको डी से एच जाना है, मैं डी से एच गई, मेरे को दिखा सारे छुट्टन छुट्टन लोग हैं, मतलब छोटा गैंग वाले लोग हैं। अब दीदी तो मिसिंग है, तो डिसीजन कौन लेगा, कौन लेगा भाई, छोटू लेगा। छोटू छोटू बोलता है लेस देन इक्वल टू। मैंने ऊपर स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं, मैंने देखा एलिमेंट बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सीधा ही इधर और टेप दिया। ऐसा किसी ने किया कि नहीं किया? अगर ऐसा किसी ने किया है तो प्लीज पेपर में मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन चाहिए था लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आ रहे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो गलत ही है ना, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे, नीदर नॉर इज ट्रू। आई सबको बात समझ में? साइन जो आपको चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए क्वेश्चन में। इनइक्वालिटी समझ में आ गया नीतिकेश? मेंस भी यही है, जो टेबल बनवाया ना मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का, सारा इनइक्वालिटी उसमें खत्म है, अगर टेबल समझ में आ गया तो। जिस जिसको टेबल समझ में आ गया, दो ग्रुप डिवाइड करने आ गए बेटा, मेंस भी आपने आज ही सीख लिया। देव मैं लास्ट में लूंगी सिलॉक्स का डाउट, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुझे लगता है वो कॉमा वाले क्वेश्चन ज्यादा मैंने डलवा लिए हैं, है ना? आई थिंक सो, क्योंकि सारे कॉमा वाले मुझे दिख रहे हैं। जो कॉमा वाले नहीं होते हैं ना, वो बेसिकली आते हैं आपके आरआरबी क्लर्क टाइप एग्जाम में। यूजुअली आपके कॉमा वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन इसी से ही स्टार्ट करते हैं ना, बिना कॉमा वाले करके तो फायदा नहीं कोई, आरआरबी क्लर्क में ही आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये भी आपको आ गए तो फिर बात ही क्या है ना, सब कुछ सॉल्व हो ही जाएगा। यहीं से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से शुरू करो। आराम से आंसर देना, आज कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस। हाँ जी देखो, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, आपको पता है h और a का कनेक्शन है, u और a का कनेक्शन है, मैं u से जाऊंगी a, क्या मैं जा सकती हूँ? क्या मैं जा ही नहीं सकती? और u का कनेक्शन किसी और से है ही नहीं, है ना, कि मैं h तक पहुंच पाऊं, तो कनेक्शन बेटा आएगा ही नहीं। अब मुझे c से h जाना है, तो भी मुझे a तक ही जाना पड़ेगा। मैं गई c से a, फिर मैं आई a से h, सारे बड़े बड़े लोग आ गए बीच में, डिसीजन कौन लेंगे भाई? दादाजी। ओनली सेकेंड इज ट्रू। सभी का ये वाला सवाल सही हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बता दो यार। यस मैम समझ में आ गया, ये वाला तो करेक्टली बन गया, मतलब मैम इनइक्वालिटी आ गई, आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कितने लोगों को लगता है जैसे ईदर और का केस होता है वैसे नीदर नॉर का भी केस होता है? कोई कोई है ऐसा जो सोच रहा हो, जिसके माइंड में चल रहा हो कि मैम जैसे ईदर और का केस होता है वैसे एक नीदर नॉर का भी केस होता है? कहीं से आपने सुना हो पहले? इस चीज को भी क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ है? अच्छी बात है, दिमाग में नहीं आया तो। बेटा नीदर नॉर जैसा कोई केस नहीं होता, नीदर नॉर का मतलब होता है कि दोनों ही कंक्लूजन गलत है, दैट्स इट। सुना नहीं ना, अच्छी बात है। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों कंक्लूजन गलत हैं, ठीक है? चलो, मुझे जाना है ई से वाई, कनेक्शन दिख रहा है यू के साथ, ई से यू जाऊंगी, यू से वाई जाऊंगी, सारा बैकवर्ड है, तो एक साथ ही साइन देख लो ना, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, किसको प्रायोरिटी देंगे मैम? लेस देन इक्वल टू को। और क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन थी इसलिए ऑपोजिट साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब सही है। मैंने निकाला लेस देन इक्वल टू, बट क्योंकि डायरेक्शन बैकवर्ड थी तो इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, आंसर क्या निकल जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मुझे जाना है डी से डब्ल्यू, डी से यू जाना पड़ेगा, यू से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, डी से यू में जा ही नहीं पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, मतलब ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ठीक है? हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए आ रहा है, लेट अस चेक। सी इज लेस देन जी, कैसे रिलेशन निकालोगे? सी से टी तक और टी से जी तक, यहां पे गए तो लेस देन का साइन आया और यहां से आए तो ग्रेटर देन का आ रहा है ना? ग्रेटर देन का उल्टा इज लेस देन। सही बन रहा है क्या? हाँ जी मैम। एच इज ग्रेटर देन आई, मुझे एच से टी तक जाना पड़ेगा और टी से आई तक आना पड़ेगा। यहां पे देखोगे तो ग्रेटर देन का साइन है, बैकवर्ड डायरेक्शन की वजह से लेस देन का लग जाएगा और यहां पे है ग्रेटर देन। आंसर आ पाएगा क्या? दोनों ही डिफरेंट फैमिली के या डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, ओनली वन इज ट्रू। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। एनी वन ऑफ यू हु इज हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? ऑल गुड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सी आ रहा है, लेट अस चेक। E इज लेस देन O, मुझे E से O तक जाना है, कनेक्शन आएगा K के थ्रू। मैं जाऊंगी E से K, फिर आऊंगी K से O। बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन यानी कि लेस देन इक्वल टू, फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन लेस देन इक्वल टू। मेरे पास आना चाहिए था लेस देन इक्वल टू, आया लेस देन गलत, आया इक्वल टू गलत। एलिमेंट तो सेम है लेकिन दोनों को कंबाइन करूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या आ जाएगा मैम? इसलिए इधर और का केस बन गया। जो हमने थ्योरी की थी पहले, आई थिंक उसका प्रैक्टिकल अब आपको समझ में आ रहा होगा। डी आ रहा है, W इज लेस देन E, मुझे W से E जाना है, कैसे जाऊंगी बेटा? कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। आप देखोगे W से Y नहीं जा सकते, W से S और S से E, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, नहीं आ रहा। ठीक है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, कैसे देखेंगे? मुझे P से L जाना है तो मैं P से S जाऊंगी और S से L आऊंगी। ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो लगा ही नहीं हुआ P के आगे। अगर आंसर आता तो कहीं ना कहीं P के आगे तो साइन लगा होता ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, चलो देखो, मुझे F से R तक जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? कनेक्शन F से C तक, C से R तक, दोनों ही बैकवर्ड है और आप देखोगे दोनों ही साइन डिफरेंट ग्रुप के, वैसे भी आंसर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। L इज लेस देन U, मुझे L से U जाना है, कनेक्शन आएगा C से, L से C, C इज इक्वल टू U, लेस देन का साइन आ रहा है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, आपको देखना है डेफिनेटली ट्रू, यानी कि जो सही है या लॉजिकली फॉलो करते हैं। Q इज ग्रेटर देन M, एलिमेंट दिखे सीधा ही इधर और मत लगाना, पहले चेक कर लो। Q इज ग्रेटर देन M, मुझे Q से M जाना है, यहां से जाऊंगी और आपको दिखा कि सारे ही लेस देन इक्वल टू है, बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में मैं करूंगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। इंडिविजुअली गलत है बट दोनों को कंबाइन करके आंसर आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक
मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, एक भी समझ में नहीं आया। कोई भी अगर ऐसा है तो बताओ यार, ऐसा ना हो जाए कि मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं और आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है कोई भी चीज। चलो नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, इसका नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, P इज ग्रेटर देन Y, P से W जाओगे, W से Y जाओगे, ग्रेटर देन का साइन आया और यहाँ पे लेस देन का आ जाएगा, रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो गलत है। Z इज ग्रेटर देन Q, Z से Q जाना है तो Z से W जाओगे और W से Q जाओगे, फिर से वही चीज हो जाएगी कि डायरेक्शन उल्टी है, साइन चाहे सीधे है पर डायरेक्शन उल्टी है, तो आंसर नहीं आएगा ऑप्शन नंबर ई, नीदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, x इज ग्रेटर देन w, x से मैं w जा ही नहीं पाऊंगी, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू u, w से u, यहाँ पे आया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन से आया ग्रेटर देन इक्वल टू, आ गया जी, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, हाँ जी, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मुझे i से b जाना है तो i से यहां तक, i के सामने वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो आंसर आ ही नहीं सकता। a इज ग्रेटर देन h, a से c, c से h, मैं a से c जा ही नहीं पाऊंगी, नीदर नॉर। हाँ जी, b इज ग्रेटर देन i, b के सामने लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का आ ही नहीं सकता, ये चीज भी देख लिया करो यार, b के सामने जब लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन का आ ही नहीं सकता, और b एक ही बार अवेलेबल है ना, जैसे यहाँ पे r के सामने लेस देन का और यहाँ पे ग्रेटर देन का है, तो यहाँ पे r को ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि r दोनों ही केसेस में अलग आ रहा है, बट ऐसे केस में जब एलिमेंट ही एक बार अवेलेबल है तो ये साइन भी आप चेक कर सकते हो। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, n के सामने भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ही नहीं, मतलब नीदर नॉर। ठीक है, चलो E इज लेस देन O, E से O तक जाना है, कैसे जाओगे, E से R, R से O, R इज इक्वल टू O ही है, क्या लेस देन का साइन आएगा क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन से आ जाएगा, पहला तो करेक्ट ही है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन, बीच में ग्रेटर देन का साइन आया तो ग्रेटर देन इक्वल टू गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे प्लीज। हाँ जी, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, s से मैं b तक गई, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इधर और ये तीन तीन कंक्लूजन वाले हैं, इसको भी करके देखो अगर समझ में आ रहा तो।
देखो ट्रू बताना ना आपको, y इज ग्रेटर देन q, मुझे y इज ग्रेटर देन q पे जाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ? y का k से रिलेशन है, k का m से और m का q से है, थोड़ा उल्टा उल्टा जाना पड़ेगा। y का k से है, k का m से है, m का q से है। y के सामने ग्रेटर देन का साइन आ रहा है क्या? चेक करके देखो एक बार। अगर मैं y और k का ही रिलेशन बोल रही हूँ तो y ग्रेटर देन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो ले ही नहीं सकते, आगे तक जाने की नीड ही नहीं है। a इज लेस देन w, a से k तक गई, k से w पे आई, यहां से देखोगे तो लेस देन का साइन आप मानोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन थी ना, ऑपोजिट साइन किया, यहां से लेस देन इक्वल टू, चूज किसको करोगे दोनों में से? लेस देन को, ठीक है। o इज ग्रेटर देन w, आप जाओगे o से m, m से w, दोनों फॉरवर्ड है, लेकिन साइन आप देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब इधर और का केस भी अवेलेबल था बेटा, सेकंड और थर्ड में तो वैसे भी इधर और हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और थर्ड बोलता तो हम चेक कर लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो f इज लेस देन x, f से x तक जाना है मुझे, कैसे जाऊंगी मैं? f से j, j इज इक्वल्स टू t, नहीं, j से c, c से x, सारा बैकवर्ड डायरेक्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, आंसर आ ही नहीं सकता, तीनों डिफरेंट ही ग्रुप के साइन है। m इज ग्रेटर देन j, m इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन j, आ जाएगा? आ जाएगा मैम। c इज ग्रेटर देन g आ रहा है, तो c से आप जाओगे j तक और j से आप जाओगे g तक, c इज ग्रेटर देन j और j के सामने लेस देन का साइन है, ओनली सेकेंड, ठीक है। तो वही चीज मैंने बोली थी, जब टेबल आ जाएगा तो लॉजिकली भी सोच पाओगे। हाँ जी, z इज ग्रेटर देन v, z इज ग्रेटर देन r, r से v तक जा ही नहीं पाओगे, छोड़ दो। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, हो गया जी, हो गया जी। h इज लेस देन इक्वल टू o, h इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन o, यहां से देखोगे आपके पास जो साइन है, जो साइन है उसमें ग्रेटर देन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि सेकंड फॉलोस। चलो मैं देखूं और कितने क्वेश्चंस हैं, पहले फॉल्स वाला कर लेते हैं, है ना, फिर बाकी क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे दूंगी और सिलॉक्स करवा देती हूँ, बिकॉज सर की भी क्लास है तो आपको थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स ले लूंगी, ठीक है। एक बार ये करके देखो अगर आपसे सॉल्व होता है तो। हाँ जी, क्या पूछते हैं देखो, इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है which of the following expression is definitely false if the expression this is also definitely false। ये जो सेट आपको गिवन है ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे मुझे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है बट फिर भी चेक करके देखते हैं। आपको बताना है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, यानी कि कौन सा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता किसी भी केस में, जो गलत है। W इज ग्रेटर देन T, W इज ग्रेटर देन T, अगर ये सेट सही होता, इफ दिस सेट वाज मेंट टू बी ट्रू, तो हम मान लेते ये गलत हो सकता था, हम बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे,
है ना। अपन बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं। n इज लेस देन r, n से r का भी कोई रिलेशन नहीं है। s इज इक्वल टू n, s और n का भी कोई रिलेशन नहीं है। t इज इक्वल्स टू d, है ना, इनका भी रिलेशन नहीं है। एंड c इज लेस देन इक्वल टू i, c और i का भी रिलेशन नहीं है। अच्छा एक बात सोचो, सारे गलत नहीं है। जिनको आंसर ढूंढना था उन्होंने ढूंढ लिया, जस्ट एक सेकेंड, जिनको आंसर ढूंढना था उन्होंने ढूंढ लिया बेटा। जब मैंने बाकी के सेट एक्सप्लोर किए, इसमें आया नो रिलेशन, इसमें आया नो रिलेशन, इसमें आया नो रिलेशन, और इसमें आया नो रिलेशन। इसमें तो रिलेशन आ रहा था ना, क्या डी में रिलेशन नहीं आ रहा था क्या? आ रहा था मैम, लेकिन टी और डी का रिलेशन आ रहा था लेस देन का, टी और डी का रिलेशन लेस देन का आ रहा था, लेस देन का आ रहा था ना। ये फॉल्स नहीं होगा, ये यहाँ ट्रू लिखा होगा। स्टेटमेंट तो ट्रू ही आएगी ना अपने पास, इसको सही कर लो। इसलिए इसको हम मानेंगे डेफिनेटली फॉल्स। हमें चाहिए था लेस देन, इसने दिया इक्वल टू, दोनों बातें तो अलग है ना। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन से भी चेक कर सकते हो। जब रिलेशन किसी में बन ही नहीं रहा तो हम बोल ही क्या सकेंगे उसके बारे में, नहीं बोल सकते ना कुछ भी। जो रिलेशन गिवन है, जो रिलेशन आ रहा है, उसी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखो, अगर समझ में आ रहा है तो। किया नहीं क्या? अच्छा कर लिया, चलो देखते हैं। आपको कंक्लूजन बताने हैं जो डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, मुझे d से z जाना है, मैं d से जाऊंगी b, n, n से z, d से n गई लेस देन आया, d से n गई लेस देन आया, और n से z गई तो मेरे पास क्या आया? ग्रेटर देन आया। रिलेशनशिप आ पा रही है क्या? क्या रिलेशनशिप आ पा रही है? मुझे लगता नहीं कि आ पा रही है ना, वैसे नहीं आ पा रही, आ ही नहीं पा रही रिलेशनशिप, तो ये तो गलत है ना। डेफिनेटली फॉल्स ही हो जाएगा ना, ये जो चीज दी है ये डेफिनेटली फॉल्स ही हो जाएगी ना, जो अभी सिनेरियो गिवन है उस हिसाब से। अगला दिए b इज ग्रेटर देन k, कैसे जाऊंगी मैं रिलेशनशिप को? b इज इक्वल टू n आ गया, सीधा n से k तक चले जाओ। ग्रेटर देन पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, तो ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये तो ट्रू है। अपने को फॉल्स देखने थे तो सिर्फ पहला फॉल्स है। समझ में आ गया कैसे करना है? अगर फॉल्स लिखा है तो वो चीजें देख लो जो सही नहीं आ रही हैं, बस वो चीजें देख लो जो सही नहीं आ रही हैं। उस केस में मजबूरी थी क्योंकि सारे के सारे नो रिलेशन थे और सिर्फ एक ही हमें मिला, इसमें मजबूरी नहीं थी ना। इसमें आप बोल ही नहीं सकते हो कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, डेफिनेटली, डेफिनेटली बोल सकते हो क्या? तो डेफिनेटली फॉल्स भी कैसे बोल दोगे? आई मीन डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, तो डेफिनेटली फॉल्स में तो आ ही सकता है ना कि ये ट्रू नहीं है, कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो फॉल्स है वो ट्रू नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, ये डेफिनेटली ट्रू है। हाँ जी, z इज लेस देन a आना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू, z इज लेस देन a। यहां से तो लेस देन इक्वल टू आ, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, यहां से रिलेशन ही नहीं आ पाएगा। यहां से लेस देन आ रहा ना, यहां से तो नहीं आ रहा, यहां से भी नहीं आ रहा। हाँ वो साइन मिस हुआ है, बाकी तो वैसे ही फॉल्स आ रहे हैं। तो जो बाकी के हैं वो आप खुद से कर लेना क्वेश्चन सारे के सारे।
तो आप बोल रहे थे मैम प्रैक्टिस शीट कहाँ से मिलेगी? बेटा मैं ऑलरेडी अपनी जो क्लास में क्वेश्चंस लेके आती हूँ उसमें काफी सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही होते हैं मेरे पास, इसलिए मैंने प्रैक्टिस शीट नहीं बनवाई है। ये आपके सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स मैं आपको भी नहीं दूंगी। क्लास में जो मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कराऊंगी उसके अंदर आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर अभी के अभी प्रोवाइड कर दूंगी तो फिर बात ही क्या रही यार, चीटिंग करके कर लोगे फिर, है ना, सेंस नहीं बनता। सिलॉजिज्म की जो भी पीडीएफ्स थी आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। एक बार मेरे को बता दो आज का सेशन कैसा लगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स थे आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ कि नहीं हुआ, कि इनइक्वालिटी जो पहले सीखी थी उससे बहुत डिफरेंट थी आज जो सीखी हम लोगों ने? तो प्रीलिम्स मैंने करवा दिया आपको, प्रीलिम इज ऑल डन। जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो दोनों सेशन में मेंस के लेके आऊंगी, ठीक है? प्रीलिम्स इज ऑल डन, क्लर्क और पीओ दोनों कवर हो गए। यही लेवल आता है यार, सब में यही लेवल आता है, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करा के टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो आई सी कि मैं नेक्स्ट जो 2 सेशंस होंगे वो मैं मेंस के रखूंगी जिसमें सारे टाइप कवर अप हो जाए, ठीक है? चलो अच्छा लगा, वेरी गुड। सिलॉग्स का बता दो मेरे को, पीडीएफ 1 में से किसी को डाउट है? सिलॉग्स क्लास 1 में से, सिलॉग्स क्लास 1 में से किसी को डाउट है क्या? पहले क्लास 1 वाले बता दो। कोर्स तो अरेंज है ना मेरा? देवकृष्ण एक बार रुक जाओ, एक बार के लिए रुक जाओ, है ना? मैं जो पूछ रही हूँ पीडीएफ 1 में से किसी को डाउट है? नहीं है। पीडीएफ 2 में से किसी को डाउट है? सिलॉग्स पीडीएफ 2 में से कल एसबीआई की क्लास होगी मेंस में, मेंस में नहीं पेड में, सॉरी, एसबीआई की होगी, क्रैकर। पीडीएफ 2 में से भी किसी को डाउट नहीं है, ठीक है? पीडीएफ 3 में से किसी को डाउट है? रिवर्स सिलॉजिज्म की जो पहली क्लास थी, पीडीएफ 3 में से अगर किसी को डाउट है तो थर्ड एंड फोर्थ में तो मैं ओपन कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लो जी, हमारे पास आती है 3 एंड 4, राइट? ओपन करूंगी तो चला जाएगा ना ये, दोनों एक साथ तो कैसे ओपन होंगी ना। चल कोई बात नहीं, पहले 3 में से ले लेती हूँ। सेकंड में है, सेकंड में है। अगर किसी को इसके अलावा कुछ डाउट है ना तो वो मैं बाद में क्लियर करती हूँ, पहले मेरे को पीडीएफ 3 में से बता दो, 2 भी मैं खोल लेती हूँ, कोई बात नहीं। पीडीएफ 3 में से बता दो एक बार कौन से क्वेश्चन में डाउट है। थ्री तो पूरी सॉल्व हो गई भाई, किसको था 3 में डाउट? 3 तो मैंने पूरी सॉल्व करा दी थी। हाँ जी, क्लास 2 में से बताओ जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। क्लास 2, बताओ भाई, एलिमेंट बता देना ताकि मुझे समझ में आ जाए। आंसर्स मैंने इसके दे दिए थे ना आपको, शायद लास्ट में लगा दिए थे आंसर सारे। मेरे को एलिमेंट बता दो, मैं क्वेश्चन खोल दूंगी, कोई बात नहीं, राखी कर दूंगी आज। जल्दी बोलो यार, टाइम मत वेस्ट करो, सर की क्लास है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर मेरे को भी। कहाँ देखूं? फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में है, देख लेते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए थे, इसके अलावा तो क्या ही प्रैक्टिस चाहिए होगा तुम्हें? भाई क्वेश्चन बताओ ना जिसमें डाउट है, जैसे उसने बोला मैम फिल इन द ब्लैंक्स में डाउट है,
इसमें है क्या डाउट? ट्रीज एंड फॉरेस्ट में जल्दी से, ट्रीज एंड फॉरेस्ट में डाउट है क्या? ट्री वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बोलता है ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट, नो फॉरेस्ट इज अ रिवर, ठीक है। फ्यू प्लांट्स आर शर्ब्स, ऑल बुशेस आर प्लांट्स। इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। ओके, तो इनको कनेक्ट करना अपनों ने। पहले ये वाला देख लो, अगर किसी को डाउट है तो ट्री वाले क्वेश्चन में है। हमें लगाना है किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बुशेस जो हैं वो रिवर से, फॉरेस्ट से और ट्री से कनेक्ट नहीं हो रही हैं। तो अगर बुशेस मुझे चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगी ना। सम बुशेस आर प्लांट्स अगर मैं कर देती हूं तो भी बात नहीं बनेगी। देखो एक बार, अगर मैं सम बुशेस आर प्लांट ऊपर कर देती हूँ तो भी कनेक्शन नहीं बैठेगा बीच में। शर्ब्स और ट्रीज को मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। ऑप्शन नंबर ए तो गया। फ्यू रिवर्स आर बुशेस, अगर मैं रिवर को बुश से कनेक्ट कर दूं, ऑल बुशेस आर प्लांट बना दूं एंड फ्यू प्लांट आर शर्ब्स बना दूं, तो देखते हैं अगर मैं ये कनेक्ट करती हूं। सम फॉरेस्ट कैन नेवर बी रिवर्स, चेक करना पड़ेगा। कुछ फॉरेस्ट कभी भी रिवर नहीं हो पाएंगे, तो ये तो डेफिनेट केस है, ये तो ट्रू हो जाएगा। सम बुशेस कैन नेवर बी ट्रीज, बुशेस का ये वाला पोर्शन कभी भी ट्री नहीं होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम शर्ब्स बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शर्ब्स ट्रीज हो जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकंड तो ठीक है ना, इसका सेकंड ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है। ओके जी, आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा। इसमें डाउट था? चलो, आपको पी वाले पे पी वाले चीजें फिल करनी है, क्यू पे क्यू वाली चीजें फिल करनी है और आर पे आर वाली चीजें फिल करनी है। ओनली कार्स आर ट्रक, ओनली कार्स आर ट्रक, सम कार्स आर बाइक, ऑल बाइक इज स्कूटर, नो स्कूटर इज अ बस, ठीक है। अब आपको फिल करने हैं कि क्या क्या पुट करके कौन कौन सा कंक्लूजन ठीक हो सकता है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले में डाल दूं पी में बाइक, तो मुझे क्यू में बस डालना पड़ेगा और इसी सिचुएशन में मुझे आर में कार डालनी पड़ेगी। सम बाइक आर बस, क्या कुछ बाइक बस है क्या? नहीं है, तो मतलब मैं सम बाइक आर बस तो बना ही नहीं सकती। फिर बोलता है सम कार आर बाइक, सम कार आर बाइक, रीस्टेटमेंट है ना, रीस्टेटमेंट है, नहीं यूज हो सकता। बोलता है सम स्कूटर आर बाइक, कुछ स्कूटर बाइक हैं, हाँ जी बन सकते हैं, कुछ स्कूटर बाइक हैं। एंड सम बाइक कैन नेवर बी ट्रक, बाइक का ये वाला पोर्शन ट्रक कैन भी हो सकता है, कैन नेवर भी गलत हो जाएगा। हो ही नहीं रहा इसमें से कुछ, इसमें से कुछ भी सही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सही। ऑप्शन नंबर ई। यार मेरे को तो ना एक्चुअली कंटेंट राइटर ने आंसर डाल के भेजे थे, मैंने सॉल्व नहीं करके देखे थे, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो इसलिए इसका आंसर ई होगा, बी तो नहीं होगा। ई होगा, ये नहीं सही आ रहा है। रीस्टेटमेंट है ना कार और बाइक की, तो बी तो वैसे भी नहीं आ सकता। सी हो रहा है, सी हो रहा है। कैसे हो रहा है? सम स्कूटर आर बाइक, कुछ स्कूटर बाइक हैं, ठीक है। एंड सम बाइक कैन नेवर बी ट्रक, सम बाइक कैन नेवर बी ट्रक कैसे बोल सकते हो? सी कैसे हो रहा है भाई? सम बाइक कैन नेवर बी ट्रक, सम बाइक कैन बी ट्रक तो हो सकता है ना। ओ भाई साहब, उसमें ओनली का रिलेशन था ना। सी तो हो रहा है, हो रहा है बेटा सी, मैंने ओनली का रिलेशन देखा नहीं, सॉरी। सी हो रहा है इसमें, हो रहा है, हो रहा है, ओनली का रिलेशन था ना, सॉरी ओनली है, लॉयल है ना वो, माय बैड। और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ समझ समझ गई मैं, देखा नहीं मैंने कि ओनली था, लॉयल्टी चेक की नहीं इसकी मैंने। और कौन सा क्वेश्चन था भाई, जल्दी बताओ जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये वाला लॉजिकली फॉलोज देखना है। कशिश बेटा, ग्रुप अब खोल खोल के देखू मैं,
टोयोटा वाला क्वेश्चन था, देख लेती हूँ। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या बोलता है ये, कुछ स्टेटमेंट है कुछ कंक्लूजन है, 2 कॉलम्स में। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। कौन सा फॉलो करता है? हाँ, statement and conclusion in 2 columns. Okay, I got it. ये सारे के सारे अगर आप इसका नेचर देखोगे तो ये सारे के सारे कंक्लूजन है। बेसिक इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है। जब इस चीज का आप नेचर देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी कभी भी स्टेटमेंट में यूज नहीं की जा सकती, ठीक है? स्टेटमेंट में यूज की नहीं जा सकती, मतलब ये सारी स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन आपको मैच करने हैं। इसमें यहां पे होना चाहिए था 1 2 3, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, मार्किंग नहीं की गई इसकी। ये चीजें होनी थी कि आप सेकंड और फिफ्थ को आप मैच करें। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। सम लीडर्स आर सुपरवाइजर, ऑल लीडर्स कैन बी एग्जीक्यूटिव। कुछ तो है इसके अंदर जो मिसिंग लग रहा है मुझे। सम स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन इन 2 कॉलम्स, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि एक चीज और हो सकती है इसकी जो मुझे समझ में आ रही है, अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ये तो बेसिक चीज उसने दे दी है ना, ये जो मार्किंग है ना इनको आपको ज्वाइन करके देखना है कि क्या इनसे कुछ बन पा रहा है क्या। ओनली अ फ्यू मैनेजमेंट आर लीडर, सम लीडर आर सुपरवाइजर, ऑल सुपरवाइजर आर एग्जीक्यूटिव, नो एग्जीक्यूटिव इज अ स्टाफ एंड ऑल स्टाफ आर असिस्टेंट। ठीक है, अब वो बोलता है, हाँ मैं वही देख रही हूं कि ओनली सेकंड एंड फिफ्थ। अगर आपको दिया जाए नो असिस्टेंट आर मैनेजर्स, तो क्या आपका फिफ्थ कंक्लूजन सही बनेगा क्या? ऑल लीडर्स कैन बी एग्जीक्यूटिव, ऑल लीडर्स कैन बी एग्जीक्यूटिव बन सकता है। अगर ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि मैं इसके अंदर नो का रिलेशन डाल दूं, ऑल लीडर्स कैन बी एग्जीक्यूटिव बन सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो जितना मुझे समझ में आ रहा है 1 एंड 6 को देखूं तो ये भी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। सम एग्जीक्यूटिव्स बीइंग लीडर्स इज अ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी डेफिनेट है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, नहीं हो सकती। थर्ड एंड सिक्स्थ, ऑल स्टाफ कैन नेवर बी सुपरवाइजर, ऑल स्टाफ कैन नेवर बी सुपरवाइजर, ये मुझे डेफिनेट केस दिख रहा है थर्ड का। तो अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं, सिक्स्थ बोलता है नो सुपरवाइजर बीइंग स्टाफ इज अ पॉसिबिलिटी, नो सुपरवाइजर बीइंग स्टाफ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ डेफिनेट केस। तो पॉसिबिलिटी तो गलत है। ओनली 1 एंड फिफ्थ, सम एग्जीक्यूटिव बीइंग लीडर्स इज अ पॉसिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी लीडर ही है। फर्स्ट तो वैसे भी गलत ही होना था बेटा। फोर्थ एंड सेकंड, सम लीडर बीइंग सुपरवाइजर इज अ पॉसिबिलिटी, लीडर तो ऑलरेडी सुपरवाइजर है, गलत हो गया, सिर्फ पहला ही करेक्ट आ रहा है। जितना मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए कि आपको मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ेगा क्या आपके पास आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। ए आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो इसका। ठीक है, सेकंड भी नहीं हो रहा, नो असिस्टेंट आर मैनेजर्स। इसको हम स्टेटमेंट भी तो बना सकते हैं ना बेटा। मैंने इसमें क्या किया, उसने बोला है सम ऑफ द बिलो क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इन 2 कॉलम्स, study the following combination and decide which of the following combination of statement and conclusion logically follows। तो मैंने इसको स्टेटमेंट माना और दूसरे को कंक्लूजन माना। थर्ड और फिफ्थ से आया, थर्ड और फिफ्थ तो ऑप्शन ही नहीं है ना, थर्ड और सिक्स्थ है। आप इसको स्टेटमेंट नहीं मान सकते, इसको स्टेटमेंट नहीं मान सकते, इसको स्टेटमेंट नहीं मान सकते, इसको नहीं मान सकते, इसको नहीं मान सकते, इसको तो मान सकते हो ना।
उसने यही तो बोला ना, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन किसको मान रहे हो। आपने देखा पॉसिबिलिटी को तो मैं मान ही नहीं पाऊंगा, मैं इसको स्टेटमेंट मान लेता हूं और उसके साथ वाले को कंक्लूजन ले लेता हूं, और कोई केस नहीं बन रहा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन से जो मुझे समझ में आई चीज, क्योंकि इन दोनों कॉलम में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों चीजें गिवन है, या तो खाली कंक्लूजन होते तो गलत हो जाता सेकंड भी, अगर ये कंक्लूजन माना जाता तो गलत हो जाता, उसने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, ये टोयोटा होंडा वाला समझ नहीं आया। ओनली अ फ्यू टोयोटा आर होंडा, ओनली ऑल होंडा आर शेवले, ओनली अ फ्यू फोर्ड आर शेवले, नो निसान इज फोर्ड। ठीक है, ऑल फोर्ड कैन नेवर बी टोयोटा, कैन भी बन सकते हैं क्या? मैं सबको फोर्ड को टोयोटा के बीच में डाल दूं? डाल सकते हैं यार, कैन भी तो बन रहा है ना इसका, सारे के सारे फोर्ड को आप टोयोटा में डाल दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। कैन नेवर भी गलत। सम शेवलेट इज नॉट निसान, गिवन है शेवले का ये वाला पोर्शन निसान नहीं है, ओनली सेकंड। हो सकता है वो जो मैंने सॉल्यूशन दिया हो आपको उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, बट हाँ वो मैंने खुद से नहीं निकाले थे वो। ठीक है, आंसर्स कंटेंट राइटर ने भेजे थे। इससे पहले था कि इससे बाद में था डॉग वाला, ये वाला? ऑल डॉग आर एनिमल, एनिमल तो नहीं है इसके अंदर, डॉग आर कैट है, इससे बाद में है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या आपके पास पूछने के लिए? ऑल डॉग आर एनिमल, ये रहा स्टेटमेंट है, ऑल डॉग आर एनिमल, ओनली अ फ्यू एनिमल आर कैट, नो कैट इज अ फिश, सम फिश आर एक्वेटिक प्लांट्स, सम डॉग आर कैट नहीं है, ऑल एनिमल बीइंग एक्वेटिक इज अ पॉसिबिलिटी। पहले डेफिनेटली चेक कर लेते हैं, नो कैट इज एन एक्वेटिक, ये तो गलत है, ऑल एक्वेटिक कैन नेवर बी डॉग्स, सम डॉग्स आर डेफिनेटली नॉट फिश, ये भी गलत है। ये दोनों चेक कर लेते हैं, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स कैन नेवर बी डॉग्स, अगर मैं एक्वेटिक प्लांट को डॉग में डाल दूं, तो क्या खराबी आएगी? डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं ना, तो ये भी गलत, बी आंसर आ रहा है क्या इसका? बी आंसर आ रहा है, ई नहीं है, बन सकता है। येलो पर्पल वाला रिवर्स में, क्या टाइम हो गया? 50 हो गए। येलो पर्पल वाला रिवर्स में, बाकी कर लिया सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी। बोलता है सम पिंक इज नॉट ऑरेंज, पिंक और ऑरेंज में अगर कुछ भी पॉजिटिव दिख रहा है तो कैंसिल कर दो, पिंक और ऑरेंज में नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे चाहिए सम पिंक इज नॉट ऑरेंज ना, तो पिंक से ऑरेंज तक मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? ऑरेंज कनेक्ट है पर्पल से, ओनली अ फ्यू पिंक इज पर्पल, ध्यान से देखना, ओनली अ फ्यू पिंक इज पर्पल, यानी कि पिंक का सम और सम नॉट आ रहा है पर्पल से, एंड ऑल ऑरेंज इज पर्पल, सारा का सारा ऑरेंज पर्पल है, तो आपको बताना है सम पिंक इज नॉट पर्पल। अच्छा, अगर इसका डायग्राम होता तो कैसा होता?
कुछ ऐसा होता। यहां से तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा यहां से, नहीं आ रहा ना यहां से, आउच। अगर ये इस तरफ होता ऑरेंज तो हम कुछ बात नॉट की कर सकते थे, इस तरफ तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी कि यहाँ पे सम पिंक इज नॉट ऑरेंज मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, फर्स्ट तो आएगा ही नहीं। ओके, फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड या थर्ड बचता है। अब देखते हैं। ओनली अ फ्यू पिंक इज पर्पल, ओनली अ फ्यू पिंक इज पर्पल, सम ऑरेंज इज पर्पल। यहां से सम का रिलेशन बना, यहां से सम का बना, सम पिंक इज नॉट ऑरेंज तो नहीं बना। मुझे तो सेकंड भी लगता हुआ नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिखा क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। नो पिंक इज येलो, सम पिंक इज ब्राउन, सम ऑरेंज इज ब्राउन, नो पिंक इज येलो। यार ये तो आ ही नहीं रहा किसी से भी, ये भी नहीं आ रहा किसी से भी। सम पिंक इज नॉट ऑरेंज, ये भी नहीं आ रहा। यहां से देखोगे तो नॉट का तो रिलेशन ही नहीं आया बीच में, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ रहा यार, किसी से भी नहीं आ रहा, किसी से भी नहीं आ रहा। यार मैंने नहीं दिया, नहीं आ रहा इसका आंसर। अगर फॉलोज पूछा तो फॉलो तो कोई भी नहीं कर रहा, नॉट फॉलोज पूछा होता तो फिर देखते। हम्म, और कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, या जिसका आंसर आपको लग रहा हो कि गलत है मैम? एनी अदर क्वेश्चन यू हैव ऑन द लिस्ट? ऑल गुड? कशिश उस पर पूछ लो, फिर टेलीग्राम पे पूछ लो। कॉफी मिल्क वाला, कॉफी मिल्क वाला आगे है कि पीछे है इसके? ये रहा भाई कॉफी और मिल्क वाला। चलो देखते हैं। हाँ जी, सम सोडा कैन बी मिल्क, सम सोडा कैन बी मिल्क। तो सोडा और मिल्क में नो का रिलेशन तो आएगा ही नहीं आएगा। ये कैन बी वाले ना डायग्राम बना के देखने पड़ते हैं, है ना? सोडा और मिल्क में ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है आपके पास? सोडा और मिल्क में नो सोडा इज मिल्क, तो ये तो गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर दो। अपने को सम सोडा कैन बी मिल्क चाहिए, ये नो सोडा इज मिल्क गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। चलो जी, सोडा और मिल्क, ओनली कॉफी और टी, ओनली कॉफी और टी, ऑल टी आर जूस। यहां पे अगर ओनली का रिलेशन है तो टी का रिलेशन जूस से कैसे बन गया? ये स्टेटमेंट ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है ये। अगर मैं सी की बात करूं तो ओनली का रिलेशन है तो टी का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स टी का रिलेशन जूस के साथ भी नहीं आ सकता। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है थर्ड वाले में। ऊपर वाले में देखें, सम सोडा कैन बी मिल्क, सम सोडा आर जूस एंड नो जूस इज मिल्क, तो यहां से तो बन सकता है, सोडा और मिल्क बन सकता है, सम का रिलेशन, ऑल का तो नहीं बन रहा। यहां से भी बन सकता है क्योंकि सारा पॉजिटिव चल रहा है, तो रिलेशन आपके पास बन सकता है। सी नहीं आएगा आंसर, सी में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है बेटा, सी आंसर नहीं आएगा। सम कॉफी कैन नेवर बी टी, नो कॉफी इज टी डेफिनेट केस है, सही है। सम कॉफी कैन नेवर बी टी, सम मिल्क आर कॉफी, और इसमें भी कैन नेवर भी आ ही नहीं पाएगा ना, इसमें कैन नेवर भी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो डी भी कैंसिल कर दो। सिर्फ एक बचता है, सम जूस नॉट बीइंग मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलरेडी डेफिनेट केस है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ई आंसर आएगा। ठीक है, हाँ डेवलपर की गलती है बेटा, आंसर उसने दिए थे, मैंने नहीं दिया है।
इसका आंसर ये आएगा। चलो और कोई क्वेश्चन? आई थिंक आई शुड रैप अप नाउ। ओके ओके, ग्रुप में मत पूछना यार, टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली पूछ लेना, ग्रुप के मैसेजेस तुम्हारे बहुत सारे होते हैं ना, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और बाकी आपस में पूछ लो तो बेटर है ना, आपस में भी डिस्कशन कर लिया करो, ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। चलो जी, अभी 8:15 सर की क्लास है, तो आप सभी लोग लाइव आ जाना, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। एंड कल सुबह आई थिंक मेरी क्लास जो होगी, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे मुझे करना है, तो टाइम आपको मैं कन्वे कर दूंगी। कल वाईटी वाली क्लास का पेड आई थिंक 6 बजे ही होगी, 11 बजे रख लो, उसको स्कूल छोड़ के आना है ना, 11:15, 12:30 फ्री हो जाएंगे अपन। ठीक है, कल 11:15 है सुबह वाली क्लास, वाईटी वाली, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, है ना, कुछ पर्सनल थी चीज, इस वजह से कल भी क्लास नहीं हो पाई। एंड कल भी हमें जाना है, तो कल 11:15 बजे क्लास होगी आपकी वाईटी वाली। इट इज नॉट रिलेटेड टू बर्थडे एट ऑल, ठीक है, बर्थडे से रिलेटेड नहीं है, पहले ही क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, कल पृथ्वी का बर्थडे है, बट बर्थडे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हमें किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना है, तो कल क्लास हमारी 11:15 बजे होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पृथ्वी इज टर्निंग 3 टुमारो एंड पता ही नहीं चला कैसे बड़ी हो गई, कल 3 साल की हो जाएगी, कर दूंगी विश। चलो जी, थैंक यू सो मच, सर की क्लास में आ जाओ 8:15 बजे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।